हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं 1857 से पहले कौन कौन सी पीजेंट मूवमेंट्स जो हैं वो हमारे देश में चल रही थी। सबसे पहली अपराइजिंग या जो पीजेंट रिवोल्ट होता है उसका नाम है नरकेल बेरिया अपराइजिंग। 1782 से लेकर 1831 तक टाइमलाइन इसकी काफ़ी बड़ी है। तो ये जो है ये सबसे पहला आर्म्ड पीजेंट अपराइजिंग या रेबेलियन समझा जाता है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। याद रखना, नरकेल बेरिया अपराइजिंग या जो रेबेलियन है ये सबसे पहला आर्म्ड पीजेंट रेबेलियन समझा जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। अब देयर वर टू मेन ग्रेव कॉजेस प्रोमिनेंट कंसर्न्स जिसकी वजह से नरकेल बेरिया रिवोल्ट होता है। अब यहां पर दो प्रमुख कारण क्या थे, एक ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स और इनकी छत्र छाया में इनका शोषण करने वाले हिंदू जमींदार। दोनों के रवैये के बारे में जानते हैं और पीजेंट्स को उनसे क्या दिक्कत थी वो भी जानते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स जो थे इन्होंने किसानों की हालत कैसी कर रखी थी, इन्होंने उनको मजबूर बनाया था कि वो इंडिगो जो है उसको उगाएं, है ना, कैश क्रॉप। मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी थी ना, किसी का भी मन होता है क्या कैश क्रॉप उगाने का उस जमाने के अंदर। अगर हम बात करें 1850s या 1800s की बात करें अगर हम लोग, आपको क्या पता कि आपको कहाँ बाजार मिलेगा जब तक डिमांड ही नहीं है। इंडिगो, शुगर केन, जूट वगैरह डिमांड होनी चाहिए तभी तो ना। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के ज़माने में फ़ायदा था, है ना शाइनी श्रेया। उसका फ़ायदा जैद ये था कि मुझे बेचने से मतलब नहीं है, मैं इतना पर्याप्त मात्रा के अंदर उगा लूँ कि मैं उसको खा लूँ पूरे साल बैठ के, और मतलब मेरा परिवार खा ले, भूख से ना मरे हम लोग, ठीक है। तो क्या हुआ, ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स ने मजबूर बनाया था पीजेंट्री क्लास को कि ज़बरदस्ती वो इंडिगो प्लांट करें। एंड दे डिड नॉट इवन पे अप द ड्यू प्राइसेस ऑफ द हार्वेस्टेड इंडिगो। जितना मूल रकम मिलनी चाहिए थी, आप किसी से क्रॉप उगवा रहे हो, हार्वेस्टिंग के बाद उसको फेयर शेयर तो दो, लेकिन नहीं, इंडिगो चले गए, कहाँ बिक गए, प्रॉफिट किसके पास चला गया, किसानों को कुछ पता ही नहीं। इसकी वजह से धीरे धीरे करके अलग अलग रीजन्स के जो ये किसान थे ये गरीबी का सामना करने लगे अपने जीवन में, और बेरोजगारी इनके जीवन में ऑब्वियसली बातें आनी थी। और इनको अब ये नहीं पता था, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको कवर करवाया, कि खेती बाड़ी अगर नहीं है तो इसके अलावा क्या करें। सेकेंडली, जमींदार जो थे, जो कि ज्यादातर हिंदू थे, जिसको हिंदू जमींदार यहां पर बोला जा रहा है, they imposed a beard tax on the Farizis who were supposedly Muslim peasants. beard tax। अब मुझे भी बताओ, ये अंग्रेज नहीं लगा रहे हैं, जमींदार लगा रहे हैं। जमींदार कौन है यहां पर, हिंदू। दाढ़ी के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं किसके किसके खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। आपको नहीं लगता ये एक धार्मिक इशू है, बन सकता है। अब समझ में आया, जब हमने पीजेंट मूवमेंट वाला जो चैप्टर करा, हमने बात करी थी ना कुछ कुछ पीजेंट मूवमेंट्स का, थोड़ा सा एक रिलीजियस कॉज भी था, रिलीजियस एंगल भी था, बताया था मैंने आपको। यहां पर आ रहा है रिलीजियस एंगल के नहीं आ रहा है। अब दाढ़ी रखना मुसलमानों के सभ्यता के अनुसार, ट्रेडिशन के अनुसार, बहुत सारे रीजन्स में हमारे भारत में आज भी इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द एसेंशियल प्रैक्टिसेस। ज्यादा भी ये चीज जानते ही हो गया ना, मूछ भले ही ना रखी जाए लेकिन दाढ़ी रखी जाती है। और हिंदू धर्म में श्रेय उल्टा होता है, हमारे यहां मूछ नहीं कटवाई जाती है ना, दाढ़ी भली कटवा ली जाए, है ना। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि जब कोई मर जाता है तभी क्लीन शेव होकर मूछ जो है वो जो मूछटैच है वो हटवाई जाती है। मुसलमानों के यहाँ आप मूछे हटवा लो, दाढ़ी लेकिन रखी जाती है। बहुत सारे मुसलमान आज भी इस परंपरा को, इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। उनके घर परिवार में उनको ये तालीम सिखाई जाती है, स्पेशली जब वो बड़े बन जाते हैं, रिलीजियस पाथ पर हैं। आज भी जैसे जो मौलाना होते हैं मस्जिद में, जो मौलाना साहब होते हैं, जो भी होते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज़ के साथ एसोसिएटेड जो लोग होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, वही काम करते हैं, ठीक है। एंड अ बियर टैक्स ओनली सीम टू इन्फ्रिंज ऑन देयर रिलीजियस फ्रीडम एंड रिलीजियस राइट।
इनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली प्रक्रिया है कि नहीं है ये बियर टैक्स। दिस रिवोल्ट लेटर मर्ज इनटू द वहाबी मूवमेंट। आप एक चीज याद रखना, मैं आपको 3 कीवर्ड्स दे देता हूं। वहाबी मूवमेंट का प्रीकर्सर क्या है? नरकिल बेरियर अपराइजिंग। यहां पर एक मेन इशू क्या है? बियर्ड टैक्स। अगर मैं इन सबको हटा दूं यहां पर, जस्ट अ मिनट, इन 3 सर्कल्स पे फोकस करो। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे अच्छा खासा यूपीएससी का एक क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता कि ऐसी कौन सी मूवमेंट थी, ऐसी कौन सी अपराइजिंग थी जहां पर बियर्ड टैक्स इंपोज करा गया था और उसके खिलाफ वो अपराइजिंग हुई। कभी सुनेंगे हम ये एनसीईआरटी में या तमिलनाडु में या कहीं पर भी? अच्छी से अच्छी जगह पर नहीं होता ये इन्फॉर्मेशन। इवन आप ये नाम भी पहली बार, हाँ फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे आप ये नाम पहली बार पक्का, नरकिल बेरिया। हाँ फर्स्ट आर्म्ड पीजेड भी है, ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है। आर्म्ड पीजेड अपराइजिंग है ये, चौथी वाली बात इंपॉर्टेंट है। आराम से 4 स्टेटमेंट बन रही है। यूपीएससी क्या पूछेगा बड़े प्यारे तरीके से, बताओ कितनी ठीक है इनमें से। अब तो वो भूल ही जाओ, 1 ओनली 2 ओनली। आपको क्या लग रहा है जेंटलमैन एंड विमेन कि कितनी ठीक है इनमें से स्टेटमेंट? तो अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा था, एक टर्म यूज में आ रहा था कि बियर टैक्स वॉज इम्पोज ऑन फराइजी। तो फराइजीज कौन थे? फराइजीज वर मेनली द फॉलोअर्स ऑफ मुस्लिम सेट दैट वॉज फाउंडेड बाय हाजी शरीयत अल्लाह ऑफ फरीदपुर इन ईस्टर्न बंगाल। दे मेजरली एडवोकेटेड रेडिकल रिलीजियस सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। मतलब धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के अंदर चेंजेस आने चाहिए, ये इसको एडवोकेट करते हैं, वो भी रेडिकल तरीके से। तो प्लेस ऑफ रिवोल्ट क्या है? वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट 24 परगनास, ठीक है। पॉपुलर लीडर मीर निथार अली, जिसका दूसरा नाम था टीटू मीर। उसके बाद हम ये जो पढ़ रहे थे ना, इसी की एक्सटेंशन एक ये फराइजीज वर्ड यहां पर आया था। अब हम फराइजी रिवोल्ट को जानते हैं एक बार के लिए। 1838 टू 1857 फराइजी सेट जो है, इट वाज फाउंडेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह ऑफ फरीदपुर। ओरिजिनली जो फराइजी मूवमेंट थी, ये कैसे इमर्ज हुई थी? इट वाज फ्यूल्ड बाय द ग्रीवांसेस ऑफ रेंटेड एंड एविक्टेड पीजेंट्स अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश रूलर्स, जिनको जमीन से उनके निकाल दिया गया था और उनके जो एग्रीकल्चर राइट्स थे वो उनसे छीन लिए गए थे। फराइजीज अंदर दादू मियाँ, जो कि बेटा था हाजी शरीयतुल्लाह का, दे बिकेम यूनाइटेड एज अ रिलीजियस सेट बिगेन विद एन एगैलिटेरियन आइडियोलॉजी। इनका जो सिंपल वे था टीचिंग का एंड बिलीफ दैट सारे के सारे जो लोग हैं वो इक्वल हैं, एंड ऑल men are equal and land belongs to God and no one has the right to levy tax on it. They appeal to the common peasants। और ऐसे करके इन्होंने जो पॉपुलर सपोर्ट था, यानी कि जो जनता का सपोर्ट था, वो गार्नर करा। फराइजीज जब ऑर्गेनाइज होते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ दादू मियाँ, इन्होंने सिर्फ सामाजिक लेवल पर परिवर्तन आने चाहिए सिर्फ इसकी दरख्वास्त नहीं करी लोगों से, बट दे ऑल्सो वेंचर्ड फर्दर इनटू चेंजिंग द पॉलिटी एंड रिलीजियस टेंडेंस ऑफ द टाइम, कि अब वक्त आ गया है हम धर्म को और राजनीतिक मुद्दों को किसी और नजरिए से देखें। इनका ये कहना था अपने सपोर्टर से। फराइजी जो है, इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, इनसे अलग होकर अपना एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाया ईस्टर्न बंगाल के कुछ इलाकों में, एंड दे एस्टैब्लिश विलेज कोर्ट्स टू सेटल द पीजेंट डिस्प्यूट्स। इनका मकसद क्या था? इंग्लिश इंट्रूडर्स को, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को या फिर जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको हटाना, एक्सपेल करना फ्रॉम द होल ऑफ बंगाल, पूरे के पूरे बंगाल से खदेड़ फेंकना उनको बाहर। जो गवर्नमेंट और जो जमींदार से उनकी जो फोर्सेस थी, दे क्रश द रिवोल्ट एंड दादू मियाँ वॉज इम्प्रिजन। प्लेस ऑफ रिवोल्ट इसकी बंगाल है। पॉपुलर लीडर जिससे स्टार्ट हुई, पहले तो जो फराइजी सेट स्टार्ट हुआ वो था हाजी शरीयतुल्लाह, लेकिन जो रिवोल्ट जिसने लीड कर आगे चलकर उसके बेटे ने, दादू मियाँ ने, ठीक है। उसके बाद
एक मूवमेंट है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है पागलपंथीज, ठीक है। 1825 टू 1835 ये एक सेमी रिलीजियस ग्रुप था विच मेनली कंसिस्ट ऑफ हाजोंग एंड गारो ट्राइब्स ऑफ माइमेंसिंग डिस्ट्रिक्ट, पहले बंगाल में शामिल थी डिस्ट्रिक्ट, एंड इट वॉज कॉमनली रिवर्ड एज अ पागलपंथीज ग्रुप। ये जो पागलपंथी सेक्ट था, जो ग्रुप था, इट वॉज फाउंडेड बाय करम शाह। However, the tribals were better consolidated by the time Tipu Shah took over the reign from the Karam Shah, his father. तो बेटे ने कमान संभाली, ठीक है। फॉर अबाउट ऑलमोस्ट अ डिकेड पागलपंथी जो हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम लैंड रेंट्स पे नहीं करेंगे, एक लिमिट से ज़्यादा पे नहीं करेंगे, पूरा मना नहीं करा, एक लिमिट से ज़्यादा पे नहीं करेंगे, ठीक है। एंड दे रिजॉर्टेड टू अटैक ऑन द हाउसेस ऑफ वेल्दी जमींदार्स। हालांकि गवर्नमेंट ने यहां पर कोशिश करी थी कि वो ऐसा अरेंजमेंट इंट्रोड्यूस करे जिसकी वजह से पीजेंट्स के राइट्स प्रोटेक्टेड हो सके, बट मूवमेंट वॉज स्टिल सप्रेस्ड इन अ वॉलेंट फॉर्मेट, इन अ वॉलेंट मैनर। अंग्रेजों के लिए मतलब ये आसान नहीं था, सरकार के लिए आसान नहीं था कि इस मूवमेंट को आसानी से मतलब शांत करना। तो इसका अगेन प्लेस क्या है, अर्सवाइल बंगाल, पॉपुलर लीडर करम शाह एंड टीपू शाह, और ये जगह जो है माइमेंसिंग डिस्ट्रिक्ट, ये पहले बंगाल का पार्ट था, इसलिए बंगाल की मूवमेंट है पागलपंथी। उसके बाद मोपला अपराइजिंग, इसके अलग अलग नाम है, मपिला अपराइजिंग, मालाबार अपराइजिंग या मोपला अपराइजिंग, 1836 से लेकर 54 तक। उसके बाद ये अगली सेंचुरी में दोबारा में देखने को मिलती है 1920 में। तो अमंग द वेरियस पीजेंट अपराइजिंग्स जिसकी वजह से कॉलोनियल रूल को एक सीरियस चैलेंज देखने को मिला, मापेला या मोपेला अपराइजिंग जो था मालाबार रीजन का, इसके बारे में बात करना इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबसे पहले मापेलास को जानते हैं कौन है। मापेलास ना वंशज थे अरब सेटलर्स के, एंड दे वर कन्वर्टेड हिंदूज। मेजॉरिटी ऑफ देम वर कल्टिवेटिंग टेनेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स, पेटी ट्रेडर्स एंड फिशरमैन, यानी कि आप देख रहे हो छोटे लेवल के काम कर रहे हैं, ज़्यादा व्यवसाय के इनके पास साधन नहीं है। ब्रिटिशर्स ने जब मालाबार के ऊपर पकड़ अपनी बनाई इन द लास्ट 18th सेंचुरी, और जो भी उन्होंने चेंजेस इंट्रोड्यूस करे लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में इस एरिया में, इट ब्रॉट अनबियरेबल हार्डशिप इन द लाइफ ऑफ मापेलास। एक तो इनसे जो पैसे वसूले जाते थे, जो उसकी दरें जो उसके रेट जो तय करे गए थे, मोपेलास का ये कहना था कि हमारे लैंड की ओवर असेसमेंट करी गई है, इलीगल तरीके से हमसे टैक्स वसूले जाते हैं, सब कुछ देने के बाद भी हमें हमारी ज़मीन से निकाल कर फेंक दिया जाता है, ठीक है। एंड होस्टाइल एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दे वर सम ऑफ द मेनी रीजंस दैट मेड द मोपेलास रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड द लैंडलॉर्ड्स। यहाँ पर इनके द्वारा लगभग 22 रिवोल्ट जो है वो चलाए गए थे ओवर अ स्पेन ऑफ 2 डिकेड्स फ्रॉम 1836 टू 1854। However, they all were squashed successfully. यहाँ तक तो मामला शांत हो गया 54 तक। उसके बाद सेकेंड वेव ऑफ मोपला अपराइजिंग, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर आया, जहाँ पर खिलाफत सपोर्टर्स और जो कांग्रेस थे, इट अलाइंड देयर गोल्स टुगेदर। However, the rift between the Hindus and the Muslims had distanced the Congress from the Mopilas, and second wave of Mopila uprising eventually got subdued by 1921। यानी कि ज़्यादा असरदार रही नहीं है सेकेंड वेव। तो प्लेस ऑफ रिवोल्ट क्या है? मालाबार रीजन। पॉपुलर लीडर्स देख लो उसके इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी, क्योंकि इन्होंने नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट और उसको भी मर्ज कर दिया था। ये वाला फैक्ट भी आपको कम जगह पर मिलेगा, एनसीईआरटीज वगैरह में जनरली ऐसा होता नहीं है। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के बारे में तो सबको ही जानता है, मोपला अपराइजिंग जो है उसको मर्ज करके देखा जाए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ, ये हर कोई नहीं जानता है। शौकत अली, याद है वो दो भाई शौकत अली और मोहम्मद अली जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे। मौलाना आज़ाद इन द सेकेंड मोपला अपराइजिंग। तो 1857 से पहले, 1857 से पहले हमें कौन कौन सी अपराइजिंग देखने को मिलती है? एक नरकलबेरिया,
पागलपंथीज, फ्राइजी रिवोल्ट, मोपला प्राइजिंग इन द मालाबार रीजन. ओके, उसके बाद हम बात करते हैं 1857 के बाद कौन कौन से पीजेंट रिवोल्ट्स या पीजेंट मूवमेंट्स हमें देखने को मिलती हैं. एक है सबसे पहले इंडिगो रिवोल्ट 1859 टू 1860. जब सिंथेटिक डाई इन्वेंट नहीं हुई थी, उसकी प्रोडक्शन जब नहीं होती थी, नेचुरल डाई की डिमांड बहुत ज़्यादा थी पूरी दुनिया में, पूरी की पूरी दुनिया में, स्पेशली यूरोपियन मार्केट में. तो इंडिगो बीइंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेचुरल डाई अगेंस्ट देम. इससे कैसा कलर आता है? ब्लूइश कलर आता है ना. और यूरोपियंस क्यों चाह रहे थे यहां पर एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इंडिगो ग्रो करवाई जाए, स्पेशली इंडिया में कैसी क्या कंडीशन है कि यूरोप में वो ग्रो नहीं हो सकता इनकी कंट्री में, और ये हमारे फार्मर्स को क्यों फोर्स कर रहे हैं इस प्रकार का कैश क्रॉप उगाने के लिए जिसका नाम है इंडिगो? क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है इंडिया की वो उसको फेवर कर रही थी, जबकि टेम्परेट कंट्रीज जो है लाइक यूरोपियन कंट्रीज, वहां पर इसकी ग्रोथ नहीं हो सकती थी, है ना, इसकी प्रोडक्शन नहीं हो सकती थी. तो इंडिगो बीइंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नेचुरल डाई अमंग्स देम. तो जो यूरोपियन प्लांटर्स थे भारत के अंदर, दे स्टार्टेड विद इंडिगो प्रोडक्शन ऑन इंडियन सॉइल ऑन अ लार्ज स्केल. जो पीजेंट्स थे बंगाल के अंदर, उनको फोर्सफुल तरीके से बोला गया कि तुम इंडिगो की प्लांटेशन करना शुरू करो, हम तुम्हें इतना रेवेन्यू देंगे, तुम फूड क्रॉप्स को उगाते हो, उससे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलता है, हम लेकिन तुम्हें पूरा पूरा सपोर्ट देंगे अगर तुम इंडिगो उगाते हो तो. Instead of the peasants in Bengal were subjected to forceful plantation of indigo, बाद में इनको फोर्स करा जाने लगा, इंस्टेड ऑफ बेटर पेइंग क्रॉप्स लाइक राइस. ये चावल चाहते तो उगा सकते थे, लेकिन इनको प्रेशराइज बहुत ज्यादा करा गया था. दिस इंडिगो वॉज प्रोसेस्ड इन फैक्ट्रीज जो कि रूरल एरियाज में सेटअप करी गई थी, और वहां पर उनको बोला जाता था मोफोसिल. जो इंडिगो प्लांटर्स थे, उन्होंने इन पीजेंट्स के ऊपर दबाव बनाना शुरू करा कि तुम इंडिगो उगाओ. अब कोई मदद भी नहीं कर रहे हैं. अगर जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए HYP वैरायटी सीड्स की रिक्वायरमेंट थी, सरकार ने सब्सिडाइज रेट पर या फिर बहुत सारी जगह पर टेस्ट के लिए फ्री में बांटे थे कि नहीं बांटे थे? आपको अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करवानी है, लोगों के दिमाग में उसको एक्सेप्ट करवाना है, तो आपको वो सबसे पहले सब्सिडाइज रेट पर या एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? लेकिन इंडिगो प्लांटर्स फोर्स द पीजेंट्स टू टेक एडवांस सम्स एंड एंटर इनटू फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. जो प्लांटर्स थे, दे यूज दिस एडवांस एज एन एक्सक्यूज टू फोर्स द पीजेंट्स कि तुम्हें इंडिगो उगाना पड़ेगा, तुमने हमसे कर्जा ले रखा है, एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स फर्दर इंटीमेटेड एंड टू सो इंडिगो एंड द कॉन्ट्रैक्ट्स फर्दर इंटीमेटेड द पीजेंट्स. और वो डर जाते थे कि हमारी ज़मीन हमारे हाथों से न चली जाए, है ही कितनी थी ज़मीन, गिनी चुनी तो ज़मीन है. प्लांटर्स जो हैं, उन्होंने अनएथिकल मीन्स का सहारा लिया इंडिगो की प्लांटेशन करवाने के लिए, लाइक किडनैपिंग, फ्लॉगिंग आप जानते हो ना, मैंने बताया था आपको, पतली सी बैम्बू स्टिक या कोई भी स्टिक जो है उससे छड़ी से मारा जाता है. इलीगल कन्फाइनमेंट ऑफ द पीजेंट्स को बांध के रख देना, अटैक ऑन देयर वुमेन एंड चिल्ड्रन, सीजर ऑफ द कैटल, बर्निंग एंड डिमोलिशन ऑफ पीजेंट्स हाउसेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टैंडिंग क्रॉप्स. Eventually, the pressure to grow indigo was too much to bear for the peasants. तो under the able leadership of दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास, जो पीजेंट्स थे, उन्होंने डिसाइड करा कि अब हम अंग्रेजों के झांसों में नहीं आएंगे, ब्रिटिश प्लांटर्स के झांसों में नहीं आएंगे, हम इंडिगो बिल्कुल भी नहीं ग्रो करने वाले. पीजेंट्स जो है, they met the pressure of the planters and their lathiyals retainers backed by the police and the courts with great resistance. प्लांटर्स ने, बड़े ब्रिटिश प्लांटर्स की यहाँ पर बात हो रही, दे ट्राइड मेथड्स लाइक इनहेंस रेंट्स एंड एविक्शन, कि हम तुम्हें ज़मीन से निकाल देंगे, निकालना शुरू भी करा, रेंट की दरें बढ़ा दी. बट अब ये डरने नहीं वाले थे, अब ये झुकने नहीं वाले थे. इन्होंने ठान लिया
कि हमें इंडिगो नहीं ग्रो करनी है इनके लिए, तो नहीं करेंगे। पीजेंट्स ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ काउंटर फोर्स अगेंस्ट द प्लांटर्स अटैक, कि अगर ये हम पे मारेंगे, जो उन्होंने लठियाल जो रख रखे हैं यानी कि गुंडे या गूंज जो रख रखे हैं, हमें वो लाठी से मारते हैं, तो हम भी उनके अगेंस्ट एक प्लांटर्स अटैक की फोर्स जो है वो क्रिएट करेंगे। ग्रेजुअली राइट्स लर्न टू यूज द लीगल मशीनरी एंड दे पुल्ड मनी एंड इनिशिएटेड लीगल एक्शन यूजिंग कलेक्टेड फंड। ये लॉ कोर्ट्स तक जाने लगे, कंप्लेंट करने लगे कमिश्नर वगैरह था लोकल एरियाज में, जो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर टाइम पर होते थे, उनसे वो कंप्लेंट करने लगे और वो दरख्वास्त भेजने के लिए, वो पिटिशन भेजने के लिए जितना भी इनका पैसा वगैरह लगता था, ये कॉमन एक फंड में अपना मनी पूल करते थे और अपने हक की लड़ाई लड़ते थे। बंगाल के अंदर जो पढ़ा लिखा जो सेक्शन था, जिसको बंगाली इंटेलिजेंसिया बोला जाता है, इट ऑल्सो प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडिगो रिवोल्ट, पीजेंट्स के इन क्लेम्स को सपोर्ट करके थ्रू लोकल न्यूज़पेपर कैंपेन्स, organization of mass meetings, preparation of memoranda on peasants' grievances, and supporting them in the legal battles by being their counsel. अब स्पेशल मेंशन ऑफ हरीश चंद्र मुखर्जी, एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर हिंदू पैट्रियट, एंड दीन बंधु मित्रास प्ले नील दर्पण। ये जो है इस टाइम पर लिखे गए बनाए गए आर्टिकल्स आते थे यहाँ पर, ताकि पीजेंट्स की सिचुएशंस को हाईलाइट करा जा सके। These two actors played a major role in bringing about great fame to the cause of peasants and their opposition at the hands of indigo planters. मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ये क्वेश्चन पहले भी दिखा चुका हूँ मैं आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर। इनमें से क्या इवेंट सबसे पहले हुआ था, ठीक है? तो देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज स्टैब्लिश करा था क्या, दीन बंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखी, या सत्यनारायण टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसका करेक्ट आंसर था दीन बंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखी। ये इवेंट इन सारे इवेंट से पहले हुआ था, और यही हम यहाँ पर जान रहे हैं नील दर्पण के बारे में। इट वॉज रिटन बाय दीन बंधु मित्रा। ओके, उसके बाद मिशनरीज वर अनदर ग्रुप which extended active support to the indigo riots in their struggle. देख रहे हो, मिशनरीज इनको सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या था इंडिगो रिवोल्ट के अगेंस्ट? इट वॉज रेदर रिस्ट्रेन्ड एंड नॉट हार्श एज इन द केस ऑफ सिविल रेवोल्यूशन एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स। ये सरप्राइजिंग बात थी काफी ज्यादा, क्योंकि ये जानते थे अगर हमने स्ट्रिक्ट रवैया अपनाया, फार्मर्स तो साफ साफ मना कर देंगे, तुम्हें जो करना कर लो, डर तो उनके मन में वैसे भी नहीं है। और इस टाइम पर इंडिगो की डिमांड ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा है कि नहीं है यूरोपियन मार्केट के अंदर, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए। अब बनी बनाई कॉलोनी है जहां से इंडिगो अच्छे खासे तरीके से आ सकता है। अकड़ दिखाकर अंग्रेज कर क्या लेंगे? जाओ जाके उगा लो यूरोप में, ब्रिटेन में उगा लो, इंडिगो उगेगा ही नहीं। तो इट हैड ऑल्सो अंडरगॉन द हैरोइंग एक्सपीरियंस ऑफ द संथल अपराइजिंग एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। जो गवर्नमेंट है, इट डिसाइडेड टू पे हीड टू द इंडिगो रिवोल्ट एंड सेट अप एन इंडिगो कमीशन इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मतलब ध्यान दिया इस पे अंग्रेजों ने, ऐसे ही, ऐसा नहीं था कि खुली हवा में छोड़ दिया इशू को। तो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन, गवर्नमेंट जो है इन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू करा नवंबर 1860 में, दैट रैयट्स शैल नो लॉन्गर बी कंपेल्ड टू ग्रो इंडिगो अगेंस्ट देयर विशेस एंड दैट ऑल डिस्प्यूट्स विल बी सेटल्ड बाय लीगल मीन्स। जो प्लांटर्स थे, बाय देन दे हैड ऑलरेडी क्लोज शॉप्स सिंस फेयर पेमेंट्स टू द पीजेंट्स ओनली मेंट नैरो और नेग्लिजिबल प्रॉफिट्स टू देम इन द ग्लोबल मार्केट। मतलब जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो भी समझ गए थे कि ये हमारे लिए इंडिगो वगैरह तो उगाएंगे नहीं, बेटर यही है ये सब धंधा पानी बंद करके वापस ब्रिटेन चला जाए। तो मेजर रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ इंडिगो रिवोल्ट वॉज अ ट्रिमेंडस इनिशिएटिव जो कि फार्मर्स ने, किसानों ने खुद लिया, cooperation, organization, discipline of the riots. Another was the complete unity among Hindu Muslim peasants. Leadership of the movement, it was provided by more
well off raiyyats and in some cases by petty zamindars, money lenders and ex employees of the planters. बंगाल का जो ये इंटेलिजेंसिया क्लास था, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, इट ऑल्सो सपोर्टेड द पीजेंट्स कॉज बाय ऑर्गेनाइजिंग पावरफुल कैंपेन इन सपोर्ट ऑफ द रेबेलियस पीजेंट्री एज वेल एज बड़े सारे लोगों ने प्लेज लिखे, न्यूज़पेपर वगैरह के अंदर भी आर्टिकल्स आते थे, लाइक हिंदू पैट्रियट बाय हरीशचंद्र मुखर्जी एंड नील दर्पण बाय दीन बंधु मित्रा. ये हिंदू पैट्रियट याद रखना, न्यूज़पेपर का नाम है, नील दर्पण एक प्ले है. इंडिगो रिवोल्ट ऐसे टाइम पर हुआ, इट हैपेंड एट द राइट टाइम व्हेन द टाइड ऑफ नेशनलिज्म एंड एंटी कॉलोनियलिज्म इट हैड टेकन ओवर द माइंड्स ऑफ द इंडियंस. जब ये हावी था लोगों के दिलो दिमाग पर. तो ये जगह है अगेन बंगाल और प्रोमिनेंट लीडर कौन, विष्णु विश्वास एंड दिगंबर विश्वास. उसके बाद 1857 के बाद एक आपको देखने को मिलती है इंडिगो मूवमेंट, इंडिगो रिवोल्ट. दूसरा पाबना एग्रेरियन लीग्स 1870s टू 1880s. 1857 की क्रांति के बाद 1857 के रिवोल्ट के बाद इंडिगो रेवोल्यूशन जो था, और इंडिगो रेवोल्यूशन के बाद द पीजेंट्स हैड ग्रोन मोर अवेयर ऑफ द स्ट्रेंथ एंड यूनिटी एंड द लीगल राइट्स. ये जो अवेयरनेस थी कि हमारे पास लीगल राइट्स हैं, हमारे पास ये राइट्स हैं, हमारा रेवेन्यू जो है वो हमें फेयर तरीके से मिलता नहीं है, ये अवेयर तो हो गए थे से, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था, बिकॉज इट वॉज नॉट वेलकम्ड बाय द वेल्थी जमींदार्स ऑफ बंगाल. वो अभी भी इनका शोषण कर रहे थे. जो जमींदार थे ईस्टर्न बंगाल के, उन्होंने लैंड के रेंट्स को बढ़ा दिया था बियॉन्ड द लीगल लिमिट, एंड दे वर प्रिवेंटिंग द टेनेंट्स फ्रॉम एक्वायरिंग ऑक्यूपेंसी राइट्स अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859. जमींदार जो थे, दे ऑल्सो ट्राई टू अचीव दिस थ्रू इलीगल कर्सिव मेथड्स सच एज फोर्स एविक्शन, क्रॉप्स को छीन लेना, इनकी गाय भैंस भेड़ बकरियों को रख लेना, एज वेल एज बाय ड्रैगिंग द टेनेंट्स इनटू कॉस्टली लिटिगेशन तक कोर्ट, मतलब कोर्ट वगैरह तक घसीटना उनको कि ये हम देखते हैं अपना केस कैसे लड़ेंगे. अल्टीमेटली द पीजेंट्स ऑफ द यूसुफ शाही परगना इन पाबना डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न बंगाल, इन्होंने एक एग्रेरियन लीग ऑर्गेनाइज करी ताकि जमींदारों की डिमांड को रेजिस्ट करा जा सके. द लीग ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ रेंट स्ट्राइक, कि एक लीगल लिमिट से ज़्यादा रेंट हम पर क्यों बढ़ा चढ़ाकर थोपा जा रहा है. वेयर बाय द रैयत हैड रिफ्यूज टू पे अप द इनहेंस लैंड रेंट्स एंड हैड चैलेंज द इरेटिक डिमांड्स ऑफ द जमींदार्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ. अगेन इन्होंने भी ऐसे ही करा, सारा का सारा पैसा रखा, जैसे हम अभी इंडिगो रिवोल्ट में देख रहे थे, फंड्स आर पूल्ड टू फाइट द कोर्ट केसेस. This struggle spread throughout the Pabna district and to the other parts of Eastern Bengal too. इस रिवोल्ट की खास बात है, सरप्राइजिंग की खास बात है, इट वॉज मेनली अ नॉन वॉलेंट, यूजिंग मोस्टली लीगल रेमेडीज टू एड्रेस पीजेंट्स ग्रीवांसेस. However, few violence had occurred, and it occurred when the zamindars tried to compel the rayyats to submit their terms by force. कुछ ही ऐसे केसेस थे. There were only a few cases of looting of the houses of the zamindars. A few attacks on the police stations took place, and peasants also resisted attempts to execute court orders. हम तो नहीं मानेंगे अगर वो हमारे खिलाफ जाएंगे, तो कोर्ट ऑर्डर्स अगर हमारे खिलाफ जाते हैं तो. गवर्नमेंट जो है, उन्होंने जमींदारों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी जहां पर भी वायलेंस हो रहा था. पीजेंट्स वर देन अरेस्टेड ऑन अ लार्ज स्केल, बट it assumed a position of neutrality as far as legal battles or peaceful agitations were concerned. ये सरकार की बात हो रही है. बड़े सारे जो पीजेंट्स हैं, ये एक चीज में सक्सेसफुल थे इन एक्वायरिंग देयर ऑक्यूपेंसी राइट्स एंड दे वर एबल टू रेजिस्ट इनहेंस रेंट्स. जो इनकी डिमांड थी, मतलब वो पूरी हो गई. उसको ये रोक सके कि फालतू में जो इनका जो रेंट जो बढ़ाए जा रहे हैं उसको रोका जा सके. गवर्नमेंट प्रॉमिस टू अंडरटेक लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट द टेनेंट्स from the wrath of the zamindari oppression, and thus in 1885 Bengal Tenancy Act was passed, and this too was supported by a great deal of young Indian intelligentsia. तो एम क्या था पाबना अपराइजिंग का? इट वॉज लिमिटेड टू redressal of the immediate grievance of the peasants and enforcement of the existing legal rights and norms. इसकी वजह से जमींदार और कॉलोनियलिज्म को परस्यूट भी करा गया टू रिकनसाइल देमसेल्व्स टू द मूवमेंट
एंड द मूवमेंट वॉज नॉट एम्ड एट द जमींदारी सिस्टम, और जैसे कि आपने देखा वॉलेंट भी नहीं थी. इट ऑल्सो डिड नॉट हैव एनी स्टेज इट ऑल्सो डिड नॉट हैव एट एनी स्टेज एन एंटी कॉलोनियल पॉलिटिकल एज, कि हम अंग्रेजों को खदेड़ के फेंकना चाहते हैं, इनका शासन जो है खत्म करना चाहते हैं, ऐसा कोई भी मकसद इनका नहीं था. एग्रेरियन लीग जितनी भी बनी वो कानून का पालन करती थी. लीगल मशीनरी का उन्होंने यूज़ करा ज़मींदारों से लड़ने के लिए. एंड दे रेज्ड नो एंटी ब्रिटिश डिमांड्स, कि हम कपड़ा जला देंगे, हमें इनकी ये चीज़ नहीं पहननी, ये चीज़ नहीं खानी, ऐसा कुछ भी नहीं था. लीडर्स ऑफन आर्ग्यू दैट दे वर अगेंस्ट जमींदार्स एंड नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. अब देख रहे हो बाकी सारी जगह पर ये पीजेंट मूवमेंट यूनिक क्यों है. बाकी सारी जगह पर क्या होता था, ज़्यादातर पीजेंट्स किसके खिलाफ होते थे, अंग्रेजों के खिलाफ होते थे, क्योंकि वो अंग्रेजों को ही जड़ मानते थे हर चीज़ की. लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, देवर अगेंस्ट जमींदार्स नॉट द ब्रिटिशर्स. तो एक बार फिर से जो बंगाल पीजेंट जो थे उन्होंने फिर से हिंदू मुस्लिम सॉलिडारिटी दिखाई, ब्रदरहुड दिखाया यहाँ पर इस मूवमेंट के अंदर, इस अपराइजिंग के अंदर. इवन दो द मेजॉरिटी ऑफ द रैयत्स वर मुस्लिम्स एंड मेजॉरिटी ऑफ द जमींदार्स हिंदू. एंड देयर वॉज ऑल्सो नो एफर्ट टू क्रिएट पीजेंट सॉलिडारिटी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और कास्ट. ऐसा भी नहीं था कि ये धर्म के नाम पर, कास्ट के नाम पर सबको साथ लेकर आना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था. मतलब यहाँ पर जो मूवमेंट थी प्योर तरीके से ये थी कि हमें हमारे राइट्स दे दो. तो इन दिस केस टू a large number of young Indian intellectuals, they supported the peasant cause, and these included Bankim Chandra Chatterjee and Romesh Chandra Dutt, जिनको शॉर्ट में कहा जाता है RC Dutt, रोमेश चंद्र दत्त. बाद में इन द अर्ली 1880s जब बंगाल टेनेंसी बिल जब आया, उसके ऊपर जब चर्चा होना शुरू हुई, तो द इंडियन एसोसिएशन लेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जिया, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली, दे कैंपेन फॉर द राइट्स ऑफ द टेनेंट्स. तो अगेन ये कहाँ पर हुई है रिवोल्ट, ईस्टर्न बंगाल इन द पाबना डिस्ट्रिक्ट. पॉपुलर लीडर्स बंकिम चंद्र चटर्जी, RC दत्त, रोमेश चंद्र दत्त, सूर्यनाथ बनर्जिया, आनंद मोहन बोस एंड द्वारकानाथ गांगुली. ये सारी मूवमेंट आपको जो पीजेंट रिवोल्ट्स हैं कहाँ देखने को मिल रहे हैं, सारे के सारे बंगाल साइड. एक सिर्फ ये आपको मालाबार में जो देखने को मिला, क्या नाम था इसका, मोपला अपराइजिंग. उसके बाद डेक्कन राइट्स 1870. ज़्यादातर जो एग्रेरियन आउटब्रेक जो हुए वो तो बंगाल साइड हुए, लेकिन एक मेजर एग्रेरियन आउटब्रेक आपको देखने को मिलता है, एग्रेरियन अपराइजिंग देखने को मिलती है इन द पूना एंड अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र इन 1875. यहाँ पर क्या था, एज अ पार्ट ऑफ रैयतवारी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू जो है इट वॉज सेटल्ड डायरेक्टली विद द पीजेंट who was also recognized as the owner of his land. पीजेंट जो है इनको एक डिफिकल्टी आ रही थी, दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे द लैंड रेवेन्यू विदाउट गेटिंग इनटू द क्लचेस ऑफ द मनी लैंडर्स. मतलब ये इनके साथ दिक्कत ये थी कि ये लैंड रेवेन्यू पे करना चाह रहे हैं लेकिन मनी लैंडर्स के चंगुल में नहीं फंसना चाह रहे हैं. ठीक है. एंड दे इंक्रीजिंगली मतलब बेसिकली बात ये थी कि अपना ज़मीन नहीं खोना चाहते हैं. ठीक है. तो विदाउट गेटिंग इनटू द क्लचेस ऑफ द मनी लेंडर्स एंड इंक्रीजिंगली लूजिंग द लैंड, जैसा कि बाकी इलाकों में हो रहा था, बाकी रीजन्स में हो रहा था हमारे देश में. लेकिन पीजेंट्स अनफॉर्चुनेटली गॉट कॉट अप इन द विशियस डेट ट्रैप, क्योंकि एक ही सोर्स था इनके पास पैसा लेने का, वो थे मनी लेंडर्स जो कि एक्सप्लॉयटर थे, और वही उन्हीं को फ़ायदा मिलता था. दे वर द प्राइमरी बेनिफिशियरी एज वेल. ये जो मनी लेंडर्स थे ये बाहर से आए हुए लोग थे, मोस्टली गुजराती या फिर मारवाड़ी. 1874 की बात है. दिस ग्रोइंग टेंशन बिटवीन द मनी लेंडर्स द पीजेंट्स, यहाँ पर इसके चलते एक आउटब्रेक होती है जहाँ पर रैयत जो हैं इन्होंने एक सोशल बॉयकॉट मूवमेंट ऑर्गेनाइज करी थी अगेंस्ट द सो कॉल्ड आउटसाइडर मनी लेंडर्स. उन्होंने बोला, इन्होंने इनकार करा, दे रिफ्यूज टू बाय फ्रॉम देयर शॉप्स, नो पीजेंट वुड कल्टिवेट देयर फील्ड्स. द बुलुतेदार जो विलेज सर्वेंट्स थे लाइक बार्बर्स, वॉशरमैन, कारपेंटर्स, आयरन स्मिथ, शू मेकर्स एंड अदर्स, ये मनी लेंडर्स को सर्व नहीं करेंगे. और ये जो सोशल बॉयकॉट जो था ये रैपिडली अलग अलग गांव में फैल गया, पुणे में, अहमदनगर में, सोलापुर में एंड सतारा डिस्ट्रिक्ट्स में, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है आपकी वेस्टर्न इंडिया की, महाराष्ट्र इलाके की. ये पुणे एंड अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र.
अब ये जो सोशल बॉयकॉट था, इट स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस ऑल द विलेजेस एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, एंड इवेंचुअली सोशल बॉयकॉट जो है it took an unpleasant turn and it was transferred into an agrarian riots wherein there was a systematic attacks on the money lenders houses and their shops. इन्होंने मतलब इसको वॉलंटियर दे दिया इस अच्छी खासी मूवमेंट को. जो डेड बॉन्ड्स थे और जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो उनकी थी, मनी लेंडर्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन जो कि यूज़ करते थे मनी लेंडर्स, दे टू वर सीज एंड पब्लिकली बंड के बताओ, वो चिट्ठे दिखाओ कि कहाँ लिख रखा है हमने तुमसे कर्जा लिया, ये लिया, वो लिया. उन सारे रिकॉर्ड्स को इन्होंने जला दिया. दिस मूवमेंट वॉज सक्सेसफुली सप्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट. लेकिन गवर्नमेंट डिड पास द, इस टाइम पर गवर्नमेंट एक एक्ट पास करा, डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ एक्ट 1879 एज अ कंसिलेटरी मेजर. इस टाइम पर 3 घटनाक्रम और हो रहे थे इंपॉर्टेंट. ड्यूरिंग द अर्ली 1860s अमेरिकन सिविल वॉर जो हो रहा था, जिसकी वजह से कॉटन एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ गया, विच हैड पुश्ड अप द प्राइसेस. The end of the Civil War in 1864, it brought about an acute depression in cotton exports and a crash in prices. फिर 1867 में गवर्नमेंट ने लैंड रेवेन्यू की दरें बढ़ाई by nearly 50%, and the situation, जो सिचुएशन थी और भी ख़राब हो गई, it got worsened by succession of bad harvest. क्रॉपिंग साइकिल अच्छी नहीं हो रही थी, अच्छी नहीं जा रही थी. एक बार फिर से मॉडर्न नेशनलिस्ट इंटेलिजेंसिया जो है महाराष्ट्र के, इन्होंने पीजेंट के कॉज को सपोर्ट करा. 1873 से 74 में ऑलरेडी जो एक ऑर्गेनाइजेशन था, पूना सार्वजनिक सभा, लेड बाय जस्टिस रानाडे, इन्होंने सक्सेसफुल कैंपेन ऑर्गेनाइज करा था अमंग द पीजेंट्स एज वेल एज एट पूना एंड बॉम्बे अगेंस्ट द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ 1867. पूना सार्वजनिक सभा और दूसरे जो नेशनल न्यूज़पेपर थे, उन्होंने डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ बिल को सपोर्ट करा था. तो प्लेस ऑफ रिवोल्ट क्या है? डेक्कन रीजन ऑफ वेस्टर्न इंडिया, मोस्टली महाराष्ट्र. पॉपुलर लीडर्स कॉल्ड नेशनलिस्ट इंटेलिजेंस ऑफ महाराष्ट्र लाइक जस्टिस रानाडे. और इसके अलावा भी पीजेंट मूवमेंट्स आपको पोस्ट ये आज़ादी से पहले देखने को मिलती हैं. पोस्ट 1857 खेड़ा चंपारण, द किसान सभा मूवमेंट, बारदोली सत्याग्रह, तेभागा मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट. तो राइटर आपसे बोले चैप्टर नंबर 18, 28 में आपको देखने को मिलेंगे रेलिवेंट जगह पर. तो अगर हम लोग पीजेंट मूवमेंट्स को एनालाइज करें तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? दे लैक एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोलोनियलिज्म. द लैक ऑफ फोकस ऑन कोलोनाइजेशन, इट वॉज नथिंग बट शॉर्ट साइटेडनेस ऑन द पार्ट ऑफ द पीजेंट्स. ये मतलब अपने छोटे निजी मामलों को ही देख सके. जब ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, इन्होंने बड़ी पिक्चर कि अंग्रेज़ जो है वो मेन रीज़न है हर चीज़ का, उसको इग्नोर कर दिया. दे फेल टू पिन द एंटायर ब्लेम ऑफ द फ्लाइट ऑन द कोलोनाइजर्स. नो आइडियोलॉजी. 19th सेंचुरी के जो पीजेंट्स थे, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी. एंड अ न्यू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कॉलोनियल सोसाइटी. इनको कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में कि अंग्रेज यहाँ पर क्यों आए हैं, इनका मकसद क्या है, ये कैसे शोषण कर रहे हैं लोगों का. इनको कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में, कोई आइडिया भी नहीं था. So they lacked a positive conception of an alternate society, a conception which would unite the people in a common struggle on a wide scale and an all India plane and help to develop a long term political movements. इनको ये भी नहीं पता था कि अगर एकजुटता के साथ काम करा जाए और ये जो ग्रुप्स हैं और भी इश्यूज़ पे अगर ये बात करें, तो अगर आप जैसे अंग्रेज़ों के साथ बार्गेनिंग करके अपने पीजेंट्री राइट्स को मतलब सीख कर पा रहे हो, तो ऐसे हिंदुस्तानियों में एक ताकत होती है अगर वो जुड़ जाए. लेकिन यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर ऐसी कोई आइडियोलॉजी थी नहीं. उसके बाद लैक ऑफ लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन. जो पीजेंट मूवमेंट थे, दे लैक कंटिन्यूटी ऑफ स्ट्रगल और लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन. लॉन्ग टर्म विजन कुछ नहीं था. एक बार इनका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता था मूवमेंट का, तो इट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो पीजेंट सॉलिडेरिटी जो कि बिल्ड हुई थी वो डिसॉल्व हो जाती थी, डिसअपीयर हो जाती थी. उसके बाद एक और लिमिटेशन, एक और ड्रॉबैक, देयर वाज अ लिमिटेशन ऑफ टेरिटोरियल आउटरीच. जो पीजेंट मूवमेंट थी वो एक जगह तक स्पेसिफिक थी, क्योंकि वो एक किसानों के ग्रीवेंसेस की बात करती थी, एक जगह के किसानों की. टेरिटोरियल रीच ऑफ द पीजेंट मूवमेंट्स, इट वाज आल्सो लिमिटेड. दे वर कन्फाइंड टू पर्टिकुलर लोकेलिटीज, जहाँ पर इनके बीच में कोई म्यूचुअल कम्युनिकेशन नहीं था, कोई लिंक नहीं था. तो जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को अगर इन मूवमेंट्स को सप्रेस भी करना है तो वो आसानी से करा जा सकता था, क्योंकि सपोर्ट बेस बहुत ज़्यादा वाइड नहीं था.
और यहीं पर देखो श्रेया, आप ग्लोबलाइजेशन की पावर देख लो। 21st सेंचुरी में भारत में 2020s के डिकेड में इंटरनेट और ग्लोबलाइजेशन और सोशल मीडिया के माध्यम से एक फार्म बिल को लेकर जो चिंगारी फैली, 3 फार्म बिल्स को लेकर, आप देखो कहाँ कहाँ से किसान नहीं आए थे दूसरे किसानों की मदद करने, आंदोलन में पार्टिसिपेट करने, है ना। तो न्यूज़पेपर वगैरह ये भी बहुत अच्छा काम करते हैं लोगों को जोड़ने का, है ना, ये चीज़ प्रूव करती है हमें। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। अब जितने भी एस्पेक्ट्स थे छोटे मोटे इधर उधर के, वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब डायरेक्टली हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को स्ट्राइक करते हुए चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।